साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। पुण्यतिथि पर याद किए गए 5 बार के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा में दी गई भारतीय राजनेता तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डीएमके के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एम करुणानिधि को भावभीनी श्रद्धांजलि। डीएमके कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग सुशांत लोक फेज 1 नई दिल्ली में आयोजित किया गया कार्यक्रम में कई गणमान्य महानुभावों ने दी अपने प्रिय राजनेता को श्रद्धांजलि। पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा, राज्यसभा सांसद पी विल्सन, राम गोपाल यादव, डी राजा, लोकसभा सांसद सेल्वन जी, वाम सेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार काले, पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर, भानेजी भाई राठौर, जीके शर्मा, प्रोफेसर सतेंद्र ठाकुर, इंजीनियर कामतालाल ठाकुर, मोहम्मद शमीम, राजकुमारी शुक्ला, पूजा डुडेजा, देवेंद्र कुमार समेत बड़ी संख्या में अलग अलग संस्थाओं संगठनों के पदाधिकारी गणमान्य महानुभावों ने दी अपने प्रिय नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि। देखिए एम करुणानिधि के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। कैलेंडर एम करुणानिधि साहब का पुण्यतिथि के अवसर पर वाम सेब के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं कि कुमार काले साहब, महासचिव राठौर साहब और बिहार से शमीम साहब, कामतालाल ठाकुर साहब, प्रोफेसर सतेंद्र साहब, ये तमाम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे कुछ घटना है, उसके तरफ मैं 2 मिनट में अपनी बात को रखना चाहता हूँ। क्योंकि संविधान जब लागू हुआ था उस पीरियड में जो ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 दिया गया था, वही तमिलनाडु वो द्रविड़ आइडियोलॉजी के लोग, सोशल जस्टिस मूवमेंट के लोग कहीं सड़क से लेकर सांसद तक संघर्ष करने के बाद पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 को हुआ। वो देन तमिलनाडु के द्रविड़ आइडियोलॉजी के लोगों का रहा। तब जाके आर्टिकल 340 को पूर्ण करने के लिए आर्टिकल 15(4) और 16(4) जोड़ा गया। उस आधार पर फिर चुनाव होता है, कमीशन गठित हुई और वो रिपोर्ट भी आने के बाद तब भी सरासर बेईमानी के तहत केंद्र की सरकार पार्लियामेंट में 10वां संविधान संशोधन करके केंद्र की आइडियोलॉजी थी आर्टिकल 340, उसको डाउन करने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए ये स्पेशल एक सत्र बुलाया गया और वो था 11 अगस्त 1961 को। और वहाँ से रेजुलेशन पास करके स्टेट को दे दिया गया कि आप आर्टिकल 340 को अपने स्टेटों में कमीशन गठित करके परिभाषित करें। वो उस पीरियड में एक सरासर बेईमानी हुई। जबकि टाटा कालेलकर का रिपोर्ट आ गया था, वो पार्लियामेंट में न रखकर उन्होंने ये बेईमानी के तहत आर्टिकल 340 को गौन करने के लिए ऐसा किया। फिर भी उसी आइडियोलॉजी पर दक्षिण भारत में एम करुणानिधि साहब ने वो दामोदर कमीशन बनाकर उन्होंने 69% रिजर्वेशन देने का काम किए। कर्पूरी ठाकुर मुंगेरी लाल कमीशन बनाकर वो आरक्षण देने का काम किया। उसी को 2022 के जाति गणना के आधार पर जो जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है, यानी जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लोग हैं, ईबीसी के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, उनकी जनसंख्या 4,63,99,000 है। उसके लिए बिहार पटना हाईकोर्ट में 18 जून को कुछ लोगों ने उस बढ़ोतरी आंदोलन के 65% को कैप को डाउन करने के लिए हाई कोर्ट ने निरस्त किया है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में 5 लोग हैं। बिहार से कामतालाल ठाकुर पेटिशनर बन रहे हैं,
और उसमें कल्याण सिंह उत्तराखंड से है, श्री राम सेन मध्य प्रदेश से है, विजय कुमार मध्य प्रदेश से, ये तमाम लोग इसके एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा जी हैं। इन लोगों ने वहाँ फाइल कर रहे हैं। अगला सुनवाई 11-10 सितंबर को होने जा रहा है। उसमें हम लोग आए हैं कि इनकी मानसा तो नियत गलत है, क्योंकि ये बिहार में जैसे निरस्त किया गया, ये भी उसी प्रकार संवैधानिक से हमको प्रहार करने की संभावना है। हम लोग यहाँ आए हैं कि करुणानिधि साहब के उत्तराधिकारी के रूप में सीएम के पद पर एम के स्टालिन साहब को मैं अपील करने आया हूँ कि आप पूरे भारत में 40 से 45% वो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, उसका रहनुमा बन करके आप आराम से आंदोलन करें और हम लोग आपके साथ रहेंगे। सड़क से संसद तक हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम लोग कुल चिट्ठी पर इकट्ठा हुए। मेरा नाम है समय पूरे देश को और सरनूल भारत के जो मूल निवासी हैं वो सबों को हम धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे और चाहेंगे कि जो पेरियार साहब ने किया, करुणानिधि साहब ने किया, आज जो स्टालिन साहब कर रहे हैं, पूरे देश को जाति विहीन समाज बनाने के लिए, भाईचारे बनाने के लिए, वो विचार का हम पूरे देश में फैलाएं। आज 2 तरह के विचार चल रहा है ना। एक तो पॉलिटिक्स ऑफ अदर करके, और एक है कि समाज को जोड़ करके, देश को जोड़ करके, भाईचारे बना करके देश को मजबूत बनाना, हर समाज के तबके को शक्ति देना, समाज के जो पिछड़े पैदान तक करें, जिनको आज तक नहीं कोई पूछा गया, उसके लिए काम करना, उसको सम्मान देना। और ये वो पेरियार साहब का, करुणानिधि साहब का, स्टालिन साहब का और बिहार में श्री नीतीश कुमार जी का हमारा यही सपना है कि एक बार स्टालिन साहब भारत देश का प्रधानमंत्री बने, जो आरएसएस और बीजेपी का देश तोड़े, समाज तोड़े और राज करे, ये समस्या का निदान हो जाएगा और देश की एक तरह अशोक सम्राट की तरह जमाने का सोने का चिड़िया, भाईचारे और संदेश देंगे। चाहेंगे कि इस देश में शांति हमेशा बहाल हो और हम लोग बिहार से चल कर आए हैं और हमें अच्छा लगा कि आज हम लोग इनका दिन मना रहे हैं। और पूरे देश में जो आज के माहौल है, इन्होंने जब तक रहा अपने स्टेट से लेकर पूरे भारत में पूरी माहौल को अपने सिस्टम से लेकर चले और पूरे देश में एकता को बहाल करके चले। लेकिन आज जो देश का माहौल है पूरा विखंडित हो चुका है। जात पात भेदभाव, एक दूसरे से भावनाओं में फर्क डालना, यही बीजेपी का फितरत में रह गई है। और हम चाहेंगे कि जो निचले पैदान पे, जो निचले से इनका सोच था, जो वो निचले से निचले पैदान पे इनके सोच के मुताबिक पूरे देश की एकता बनी रहे और संभावनाओं को इस देश में, देखिए राजनीति आती जाती है, पर देश में राजनीति जो अभी चल रहा है पूरे विखंडित कर दिया इस देश को। इसीलिए हम चाहेंगे कि इस देश में जो अति पिछड़ा के लोग हैं, दलित के लोग हैं, मुस्लिम के लोग हैं, ये सारे लोग जो मिल के रहेंगे, इस देश के परिवर्तन होना तय है। जय हिंद, जय भारत। रहने वाला हूँ, सामाजिक न्याय आंदोलन के साथियों, आज पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे महापुरुष का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं दिल्ली में, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक और एक मजबूत पिलर हैं। करुणानिधि साहब जी, जिनके पुत्र एम.के. स्टालिन साहब जी हैं, जो आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और पूरा भारत जानता है कि तमिलनाडु एक प्रदेश एक अलग तरीके से वहाँ की सारी व्यवस्था स्टालिन साहब ने कर रखा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक एकता के क्षेत्र में, तमाम बिंदुओं पर वहाँ पर काम करने वाले ऐसे पुरजोधा करुणानिधि साहब का आज पुण्यतिथि है। तो ऐसे में हम भारतवर्ष के तमाम कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं और इनकी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एम.के. स्टालिन साहब से अनुरोध करेंगे कि आप तमिलनाडु नहीं पूरे भारत में आने का काम करें और उत्तर भारत में आकर उस परचम को लहराएं, आपके आदर्शों को ऐसे पथ पर लाने का काम करें जहां से देश के लोग लाभान्वित हों और समाज के लोगों को लाभ मिले। जो दबे कुचले, दलित, वंचित, वर्जित समाज के लोग बड़े हुए हैं, उनको लाभ मिल सके। जो यह देश आपकी तरफ आंख फाड़ कर देख रहा है कि अगला पीएम भारत का, तमिलनाडु का एम.के. स्टालिन होना चाहिए। जी सर, आपका परिचय थोड़ा। जी, मैं कमलाकांत काले, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम से। आज यहाँ करुणानिधि जी के
स्मृति दिन के अवसर पर यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम के लिए उनको अभिवादन करने के लिए हम लोग आए थे। इस देश में करुणानिधि जी, पेरियार जी और एक द्रविड़ आंदोलन के द्वारा केवल दक्षिण भारत में नहीं तो पूरे देश भर में एक आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। और आज की स्थिति में ब्राह्मणवाद के विरोध में अगर कोई विचारधारा सामाजिक और राजनीतिक रूप में आकर आमने सामने लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, यही वो द्रविड़ विचारधारा है जिसने ब्राह्मणवाद को रोक के रखा हुआ है। आज जो आर्टिकल 340 को लेकर या खास तौर पर जो जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा है, जिससे आरक्षण की नीति को बार बार सैबोटेज करने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर, नीट का मुद्दा हो, हमने देखा कि उन सारे मुद्दों के ऊपर दक्षिण भारत की द्रविड़ पार्टियों के द्वारा, द्रविड़ विचारधारा की संगठनों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी। आज ओबीसी का नीट का, इंडिया का कोटा हो और इससे जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हो, इसमें द्रविड़ पार्टियों के द्वारा खासतौर पर करुणानिधि जी के पार्टी के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी। इस तरीके की एक स्पष्ट विचारधारा लेकर राजनीति होनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि उत्तर भारत की राजनीति में इसका अभाव है, या जो लोग उस बात को कह रहे हैं वो केवल राजनीतिक अपना स्वार्थ साधने के लिए संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। अगर जब संविधान की बचाने की बात जो पार्टियां कर रहे हैं, चुनाव होने के बाद उनका हमने अनुभव देखा है, वो किस तरीके से एक धोखे का काम उन्होंने किया है, ये भी हमारे लोगों के सामने आया हुआ है। जी, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आदेश आया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आरक्षण को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो, जी, सुप्रीम कोर्ट इस देश में संविधान लिखने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कोई अधिकार नहीं। इस देश में SC ST के आरक्षण का मुद्दा हो या बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण का मुद्दा हो, ये सामाजिक सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ है। इसका आर्थिकता के साथ जबरन संबंध जोड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें जो है इस तरह की बनी हुई है, और वो जानबूझकर ये सारा कन्फ्यूजन पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये जो उन्होंने क्रीमी लेयर की जो है बात करी है ना सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे OBC में क्रीमी लेयर है, इसी तरह से उन्होंने मतलब SC और ST के लिए में भी का ही क्रीमी लेयर गलत है। SC ST का तो सवाल बाद में आता है। सवाल तो ये है कि जो OBC को लगाया गया यही गलत है। भारत की समाज व्यवस्था में सारा का सारा शोषण जाति के आधार पर होता है। यहाँ जो गैर बराबरी है वो आर्थिकता के आधार पर नहीं, जातीय आधार पर है। छुआछूत हो, सामाजिक भेदभाव हो, ये सारा जाति के आधार पर। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के जज तो छोड़िए, राष्ट्रपति के साथ जातीय भेदभाव हुआ। प्रधानमंत्री थे, बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री थे, उनके साथ हुआ। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ। चीफ जस्टिस बने थे एक शेड्यूल कास्ट के, उनके साथ हुआ। ये सारा इतना स्पष्ट होने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि भारत में जातीय अत्याचार इसका मूल आधार है, जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उसको तोड़कर या उसको इनकार करके गरीबी के साथ जोड़ना, ये किसी भी हद में संविधान की स्थिति का उल्लंघन है तो माना गया। नहीं, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो दलित या जो SC ST में जो जातियाँ संपन्न हो गई हैं वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इसका मतलब जो जातियों को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये तर्क ब्राह्मणवादी तर्क है, और ये तर्क जो आरक्षण के विरोधी लोग हैं उनके द्वारा दिए गए तर्क। इस तर्क का कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं है। चीफ जस्टिस का मतलब आज जो चीफ जस्टिस है उनके फैमिली को आप उठाकर देखेंगे तो भारत में न्यायपालिका का कैरेक्टर रहा है कि दादा के बाद उसका मतलब जो है बेटा के बाद में उसका पोता 3 पीढ़ियाँ सुप्रीम कोर्ट में कुंडली मार के बैठी हुई है। वहाँ ये सवाल नहीं उठाए जा रहे। कोलिजन की वजह से भ्रष्ट न्यायपालिका हो चुकी है, पूरी तरह से जातिवादी हो चुकी है, और इस जातिवादी न्यायपालिका से ही संविधान को सबसे बड़ा खतरा है। पिछले 5 सालों में हाईकोर्ट में 80% से ज़्यादा जजेस अपर कास्ट के चुने गए, और प्रचार ये किया जा रहा है कि देश में हिंदुओं का राज लाया जा रहा है, हिंदुओं का राज लाया जा रहा है। पिछड़ी जातियों में SC ST में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि देश में हिंदुओं का राज लाया जा रहा है।
मगर हाईकोर्ट के आंकड़े उठाकर देखे तो केवल ऊंचे जाति के 80% जैसे तो राज तो ब्राह्मणों का आ रहा है। नहीं, जैसे आप वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपसे मेरा एक सवाल और है, जैसे एससी और एसटी को जो उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन ओबीसी के साथ अभी जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है, जिस तरह से सरकारी आंकड़ों में 54% वैसे 60% बताई जा रही है, आरक्षण 27% है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसमें 50% की जो सीलिंग जो है ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है और ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जानबूझकर आरक्षण नीति को सैबोटेज करने के लिए डाली गई है। अभी जो नया जो सारा तथ्यात्मक जानकारी है वो तो एक है, उसके आधार पर ये सारी बातें साबित की जा सकती है। मूलतः ये मुद्दा है कि देश में 1931 के बाद में कोई जाति आधारित जनगणना नहीं। कालिलकर कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी, मंडल कमीशन के समय में भी इसकी सिफारिश की गई थी और आरक्षण की विरोध में जितने भी जजमेंट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, खासतौर पर बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे पर, तो उसमें जो अनेक तर्क दिए गए उसमें एक तर्क ये भी था कि भाई बैकवर्ड क्लासेस की संख्या ही पता नहीं है, आप इसके आधार पर क्यों दे रहे हैं? जब आपके पास आंकड़े नहीं है तो आंकड़े जमा करने का सबसे प्रमाणित साधन जनगणना है। सरकार जनगणना कर नहीं रही है और जनगणना की वजह से आंकड़े नहीं आ रहे और हाईकोर्ट उसी का आधार बनाकर, सुप्रीम कोर्ट उसी का आधार बनाकर उसे रोकने का काम कर। बिहार सरकार के द्वारा जब आंकड़े जमा कर दिए गए और आंकड़ों के आधार पर उन्होंने 65% कर दिया तो वही हाईकोर्ट कहता है कि अब ये 50% से ज़्यादा है।